सशक्त मंच का स्वागत किया जाए। इस सत्र को मॉडरेट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री अजय झा जी को। हेलो, Hello, can everyone hear me? Let me first thank Anand ji for organizing this entire event. We've been here since yesterday. We've had a lot of fun. Thanks to Rajesh ji who provided the entire infrastructure here, and to all the different organizers. Let me also welcome sort of galaxy of intellectuals, entrepreneurs, sociologists, economists, technology expert along with me. And the whole idea is that we'll have a debate, we'll start, and we are trying to debate what is truth. We'll start with that, which encompasses things like, what is fake news, what is correct news. I'm a media person, I'm a journalist. We never write anything without data, just like a lawyer never argues without any evidence. But these days we don't know the data we see in front of us, we don't know how credible that is. So that is going to be the focus of the debate, and we will stick to the various sectors of the Indian economy, overall macroeconomy. So I won't give a long speech here. We'll have opening statements from all the panelists sitting here, and each of them will get about 3 minutes, and then the discussion will roll on. So let me start with Professor Arun Kumar, and the question is, what we are going to debate today, what is objective data, what is truth, what is subjective data, and what is propaganda, the differences between that, sir, in relationship to the Indian economy. Maybe some examples if you can give us while discussing the issue. So Professor Arun Kumar ji. धन्यवाद। मैं ऑर्गेनाइजर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, इन्होंने हम लोग को यहाँ बुलाया इस मंच पे। तो सबसे पहले जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस डेटा के आधार पे हम अपना विश्लेषण कर रहे हैं। और डेटा कौन इकट्ठा करता है? डेटा जो इकट्ठा होता है वो ज़्यादातर सरकार डेटा इकट्ठा करती है, और सरकार का क्या एजेंडा है उसके अनुसार से डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो इसलिए हमको ये सोचना है कि ट्रूथ क्या है और फैक्ट्स क्या है, क्योंकि जो हमारे सामने फैक्ट्स पेश किए जाते हैं उन्हीं के आधार पे हम अपनी बात रखते हैं। और जो फैक्ट्स हैं वो जो इकट्ठा किए जाते हैं, तो एक प्रोफेसर कृष्णा भारद्वाज थी, उन्होंने बताया कि जैसे कृषि के बारे में जो डेटा इकट्ठा किया जाता है उसमें जो आपने सवाल रखे जो डेटा इकट्ठा करने के, वो निर्धारित करते हैं कि आपका जवाब क्या होगा। तो इसलिए सवाल क्या आपके दिमाग में है, आप क्या विश्लेषण कर रहे हैं, वो बहुत अहम हो जाता है। और इकोनॉमी में आप देखेंगे अलग अलग स्कूल्स हैं, तो कोई केन्जियन स्कूल है, तो कोई मॉनेटरी स्कूल है, तो कोई जो मार्क्सिस्ट स्कूल है। तो ये अलग अलग स्कूल क्यों हैं? एक ही फैक्ट के आधार पर, क्योंकि उनके जो बुनियादी जो एजम्पशंस हैं वो अलग होते हैं। तो उदाहरण के तौर पे केन्स बहुत वेल नोन इकोनॉमिस्ट है, और एक कलेस्की है, वो भी बहुत वेल नोन इकोनॉमिस्ट है, पर कलेस्की मार्क्सिस्ट है और केन्स जो है वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट है। तो उनके बीच में जो फर्क है वो उनका बुनियादी जो एजम्पशन है वो फर्क है। तो इसलिए केन्स में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन कलेस्की में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसलिए जो आपका निष्कर्ष निकलेगा वो आपके एजम्पशंस पे निर्भर करता है कि आपके बुनियादी एजम्पशंस क्या हैं, और उसी से अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट निकलते हैं। तो प्रोफेसर स्वीजी ने कहा कि इकोनॉमिक्स में मेथड क्या है हमारा, हम किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो एक जैसे कि प्याज है, प्याज को हम छिलके निकालते जाते हैं और वो जब कोर पे आता है वो हमारा बेसिक एजम्पशन होता है। तो उसके ऊपर फिर हम बाकी जो पढ़ते हैं वो वापस डाल देते हैं। तो इसलिए हमारे जो निष्कर्ष है वो अलग अलग निकलते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी जो ट्रूथ और जो फैक्ट्स हैं इनके बीच में हमें समझना है कि कैसे हम फैक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए हमारी कॉन्शियसनेस क्या है,
जो कॉन्शियसनेस है उसके आधार पे ही हम फैक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है? वो समाज से आती है, वो नेचर से आती है, और जो हमारी ओवरऑल फिलॉसफी है। अभी जो फिलॉसफी है वो बदलती चली गई है। पहले न्यूटोनियन फिलॉसफी जो थी, उसके बाद रिलेटिविस्टिक फिलॉसफी आई, और उसके बाद क्वांटम फिलॉसफी आई। ये जो तीनों फिलॉसफी है, इसमें एक बड़ी तब्दीली आई है जो आज हमारे जो सामाजिक अध्ययन है उसमें जो एक घर नहीं की है। लेकिन इससे फर्क पड़ा है, क्योंकि न्यूटोनियन जो फिलॉसफी है उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन क्वांटम में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। आज जितनी भी जो समस्याएं हैं वो एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी के दायरे में आ गई हैं। तो उस पर एरो साहब, जो सेकंड नोबेल प्राइज विनर थे इकोनॉमिक्स में, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी क्रिएट्स द मिस्ट ऑफ द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी इतनी बदलती है, उससे हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज जब फ्यूचर नहीं दिखता है, तो हम शॉर्ट टर्म में सुलझाते हैं, और जितनी भी समस्याएं समाज की हैं वो सब लॉन्ग टर्म है। Arun ji, I didn't want to intervene because you are speaking so eloquently, but मैं थोड़ा सा discussion को धरातल पे ला रहा हूँ. Let's start with one data point. The government rolls out a figure, economic growth, GDP का economic growth of 7.2%. और मेरे अनुसार you disagree with it, right? So tell us, get down to that data and tell us in concrete terms why there is no credibility behind that number of 7.2. जी हाँ, तो हमारे समाज में दो वर्ग हैं, एक संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है। उदाहरण के तौर पे अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें तो वहाँ पे 6000 बड़ी इकाइयाँ हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम इकाइयाँ हैं, और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं। ये जो डेटा है 6 करोड़ माइक्रो यूनिट्स का, वो 5 साल में एक बार इकट्ठा होता है। इतने बीच में ये मान लिया जाता है कि जो असंगठित क्षेत्र है वो उसी रफ्तार से चल रहा है जैसे कि संगठित क्षेत्र चल रहा है। तो संगठित क्षेत्र तो पैंडेमिक के बाद 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन असंगठित क्षेत्र जिस पे धक्का लगा नोटबंदी का, जीएसटी का, और उसके बाद एनबीएफसी क्राइसिस का, और जो लॉकडाउन है, इन 4 धक्कों की वजह से वो गिरावट पे है। अब उसके लिए कई तरह का डेटा उपलब्ध है, लेकिन वो डेटा इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम ये मान लेते हैं जो गिरता हुआ असंगठित क्षेत्र वो भी 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर इसको आप करेक्ट करें असंगठित क्षेत्र की गिरावट से, तो इस समय हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 1.5 या 2% चल रहा है 2016 से। और ये 1.5 और 2% जो आप कह रहे हैं, does that include the fact कि population growth rate 2.2 है, तो वो तो फिर माइनस में चला जाएगा? प्रति व्यक्ति आय माइनस में जाएगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो है वो आप जो जीडीपी की ग्रोथ है उससे आप जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ को डिवाइड कर देते हैं तो नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए मेरा मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुई है, और जो हमारी जो अर्थव्यवस्था वो 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं होगी 2027 से। तो इसलिए जो मेरा मानना है कि सरकार इस फैक्ट को भुना रही है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ संगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान दे रही है, असंगठित क्षेत्र की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है। एक 30 सेकंड का क्वेश्चन इनविजिबलाइज कर दिया है, तो डेटा में इनविजिबलाइज कर दिया है असंगठित क्षेत्र को, और जो पॉलिसी है उसमें भी इनविजिबलाइज कर दिया है। तो ये सारी नीतियां जो है वो संगठित क्षेत्र के लिए बन रही हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनके लिए नीतियां बन रही हैं, जो हमारे असंगठित क्षेत्र है उसके लिए नीतियां नहीं। तो अरुण जी, ये डेटा जो है, मतलब द रियलिटी बिटवीन ऑफिशियल डेटा एंड जो आप कह रहे हैं कि 1% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, ये क्या हमेशा था ऐसे ही? क्योंकि पहले भी 1960s 1970s में टॉप इकोनॉमिस्ट कहते थे कि भारत में जो प्लानिंग होता था, द प्रोमिसेस, और जो इम्प्लीमेंटेशन होता था उसमें यॉर्निंग गैप था। तो ये क्या हमेशा रहा है ये कि ये 2014 के बाद कुछ ज्यादा नया एक रियलिटी पकड़ लिया है? नहीं, असंगठित क्षेत्र को हमने एक मेथडोलॉजी के तौर पे अपने जीडीपी के डेटा में इंक्लूड किया है। वो मेथडोलॉजी गड़बड़ा गई जब से नोटबंदी हुई, क्योंकि जो रेशियो है संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र का वो बदल गया। तो मेथडोलॉजी बदलने की जरूरत थी 2016 के बाद। वो मेथडोलॉजी नहीं बदली और 4 शॉक्स लगे, जैसे मैंने कहा कि नोटबंदी का शॉक, फिर जीएसटी का शॉक, फिर एनबीएफसी क्राइसिस का शॉक, और फिर ये जो चौथा पैंडेमिक का शॉक। तो हमारी मेथडोलॉजी जो है, क्योंकि देखिए जीडीपी जो कैलकुलेट होता है वो कोई आपके पास आता नहीं पूछने की आपकी कितनी आमदनी है, एक मेथड होता है जिसके अनुसार से आप एस्टिमेट करते हैं। वो मेथड ही गलत हो गया है, उस मेथड को बदलने की जरूरत थी, वो नहीं किया। जो पहले होता था उस समय क्योंकि शॉक नहीं था तो एक मेथडोलॉजी बदलते रहते थे आप हर 10 साल में उसको कैप्चर करने के लिए। तो पहले जो था वो इतना जो उसके बीच में अंतर विरोध नहीं था जितना कि 2016 के बाद अंतर विरोध आया है।
Thank तो you. इसलिए वो पहले अलग से हमें नापना। थैंक यू अरुण जी, आई कम बैक टू यू। इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं ना, जो पॉइंट अरुण जी ने कहा, तो अजय जी, एक तो उन्होंने कहा कि मेथोडोलॉजी गलत है, और दूसरा है कि ये जो सोशल मीडिया है, इसको जो यूज किया जाता है, जिसको हम लोग मीडिया में कहते हैं न्यूज वर्सेस फेक न्यूज, जो हम लोग पहले स्टार्ट किए थे, ट्रुथ और रियलिटी क्या है। तो आप तो टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, तो ये बताइए कि ये जो प्रोपोगेंडा, फेक न्यूज, जो ये लास्ट 10 साल में हम देख रहे हैं, जो पहले होगा बट इस कदर नहीं था, तो इस पर जरा आप मतलब टेल ऑडियंस अबाउट इट कि व्हाट डू यू थिंक, इसमें क्या एक कॉन्स्पिरेसी भी है, स्टेट का रूज है स्टेट का, या सिर्फ मेथोडोलॉजी का डिफरेंस है? जी जी साहब, देखिए ये टेक्नोलॉजी ग्रोज बाय इटसेल्फ, ठीक है, उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। मतलब एक बार टेक्नोलॉजी शुरू हुई वो ग्रो करेगी। हुआ क्या, इंटरनेट 90s में इंडिया में था, लेट 90s में हम सबके पास ईमेल, हॉटमेल वगैरह अकाउंट्स आ चुके थे, लेकिन फ़ोन नहीं थे, तो हम डेस्कटॉप पे बैठ के वो एक्सेस किया करते थे वो चीज़। तो फिर भी हमारे पास ऑप्शंस टू गेन नॉलेज बहुत थे उस समय भी, कि आप सिर्फ कंप्यूटर के सामने ही नहीं बैठ के आप अपना नॉलेज गेन करते थे, आप अखबार पढ़ते थे, बड़े अखबार आते थे, उसमें जाने अनजाने में हम सारी हेडलाइन स्कैन भी कर लेते थे। अब वो फिल्टर आउट करके हम क्या माने नहीं माने वो अलग बात है। लेकिन धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, फिर कम्युनिकेशन 2000 में जैसे बहुत बढ़ा, डेटा बिकेम चीप, तो ये फोन्स आ गए। हमारा नॉलेज सोर्स जो है अब 6x4 हो गया। विंडो टू दी वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल। तो हमने मैगजीन्स बंद कर दी, अखबार पढ़ने बंद कर दिए। अब इस फोन के पीछे आपको लगता है कि आप सब कुछ देख रहे हैं, आपको मिल रहा है जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे एक गूगल बैठा है, उसके पीछे एक रिलायंस बैठा है, BSNL बैठा है, और उसके थर्ड एक गवर्नमेंट बैठी है जो उसको रेगुलेट कर रही है। तो ज्यादा कौन रेगुलेट कर रहा है, गवर्नमेंट या मल्टीनेशनल? मल्टीनेशनल कर रहे हैं, इस वक्त मल्टीनेशनल कर रहे हैं। और हमारा इस समय अनरेगुलेटेड मीडिया है, ये सोशल मीडिया, इसमें रूल्स और रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। तो एक कंफ्यूज स्टेट है जिसको मैं कहता हूँ ये डिजिटल सिविलाइजेशन वी हैव एंटर्ड बट वी डोंट नो वेयर वी आर। आज हम कहाँ हैं नहीं पता। एज अ कम्युनिटी एट द होल वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी जो आपको मिल गई है। तो पीछे बैठा आप 4 बार एक सर्च करिए गूगल पे, आपको वही चीज सारे दिन आई, राइट। आप ग्रुप्स के मेंबर बन जाते हैं, उस ग्रुप में जाने अनजाने में आपको सुबह से शाम तक पोस्ट आते हैं। सो you have closed your choices of gaining knowledge. So let's include Vishnu Agarwal ji in this, because Vishnu Agarwal ji believes कि जो सेल फोन है, मुझे अभी कह रहे थे प्राइवेटली कि ये सेल फोन न्यूसेंस है, when for example you're working within a manufacturing unit or within any kind of concern. तो आप सर from ground level give us the truth about this and tell us, can technology be beneficial to our economy, or and how it can be? Thank you, Ajit Bhai. Friends, let me confess, I am overawed by the academic achievements and excellence of my co-panelists. I am neither an economist nor an academician, so I don't know, probably I consider myself as the least educated out of the lot over here. Nevertheless, I think if the organizers got me here, the only reason could be that in last 55 years that I have been associated with a single passion of running an industry, I have moved from what you call an unorganized sector to the small, to the medium, and probably, if I can call it today, to the large. So I have probably during this journey seen all of them. Before that, sir, I am reminded of my student days, and you were talking of data and statistics when we call, and the only course I did in statistics in my student days
And I had the privilege of being taught by the famous Mr. Professor V. Rajaraman, who is still called the father of the computer. Let me just remind the audience, boss is actually, both of them, my left two panelists, are both from IIT Kanpur. Yes, sir, go ahead. We carry that tag, but we have nothing to acclaim for that excellence. But Professor V. Rajaraman, the first class, the first lecture when he came to teach us statistics, he said, the statistics is like a bikini. It reveals what is interesting and hides what is vital. You can imagine the laughter and the broad chin and the smile it brought into the 18, 19-year-old kids over there. But to our dismay, we found it was pure mathematics and hardcore work. Nothing like what he had described. Nevertheless, sir, to your question, we cannot stop technology from moving where it is. The world used to change at the speed of 50 years. It would change the entire way we were looking, we were thinking. My grandfather never looked the way my father did. My father never looked the way and thought the way I look. But now things have changed from 50 years to 25 years to 10 years. Today, the whole technology is changing in 5 years. Let me take the audio cassettes. There was a time when we used to go to the shop to buy a video cassette to see a movie. Then we moved over to disc. Then we moved over to pen drive. Now it's the cloud. You don't need anything. That's the speed at which technology is moving. So technology is going to come, and probably what has not impacted our country is artificial intelligence, which is going to make things much worse. Between what Professor Arun just mentioned, the differentiation between the organized and the unorganized sector is going to make worse. Now it's Sir, up to tell us in a pointed manner with concrete example why you think AI will make matters worse based Sir, on, let's say, your own company's experience. Sir, AI may, today even we see, you have a whole lot of data. There's so much. Earlier when we wanted something to learn, we had to go to a library, we had to hunt for those books. Today it's available to you at the press of a button. The choice is ours, what we are trying to look at. Just what you've been mentioning. If you want to see the positive side of data, you can do that. Professor Arun Kumar mentioned, if you have two basic realities, core assumptions between the two economies, each one will choose what he is interested in looking at. So if your people are interested in looking at what they consider as constructive, probably we'll be there. And probably if you permit me, I have my own experiences of why we are not moving in the right direction. Thank you, sir. Let me take this debate and keep the same theme, but let me move to a sort of what we call a sociological slice of India, like we are talking about formal sector, informal sector. In the same way, we have obviously, Professor Arun Kumar will correct me later, but we have, this whole country runs basically on a consumer base of about 20%. We have this large invisible India, the huge rural sector, and especially sociologically in there, two special classes of people in this country. One we call Dalits, scheduled castes, and the other scheduled tribes. And Professor Sanjay Singh has actually done empirical work on the status of scheduled tribes, scheduled castes, of course. They are still untouchable today after almost 7.5 decades. So, and his work has basically been centered in Uttar Pradesh. So, let me ask you, Professor Sanjay Singh, how does this, what we are talking about right now, the kind of, let's say, how does the data we have about scheduled tribes, official data again, and the reality, what is the truth? I mean, of course, we have a president who's from, scheduled tribe background, but what is the reality there? Are they still, quote unquote, untouchable, as I said about Dalits? Thank you, Professor Jha. And I'm very thankful to the organizers for inviting me. Question is very important, and I'll answer this question in the context of our journey from 1947 onwards. We adopted Constitution, and thereafter we have created 150 crores identities in the form of citizens.
So 150 crore citizens, they are there, and that is the big data. Thereafter, certain problems they came in, and we categorized that, taking into confidence the Parliament, Supreme Court, and then what we are saying, we have categorized, we have created certain other important identities, and those I always refer it to as collective identities or collective citizenship, with reference to scheduled caste, with reference to scheduled tribe. Now we are talking with reference to women and other important collective identities. Number of days, these two collective identities, in fact, they were in consonance to one another. But after that, there was certain difficulties also. Then, UP is a very good example. How we forget our citizens. Till 1971 census, there is no scheduled tribe in Uttar Pradesh. Till 1971 census, there is no scheduled tribe. The notification that was out there in 1951 that does not include Uttar Pradesh in that list, and therefore not a single community is there from Uttar Pradesh in that list. So for the 20 years after independence, a very important collective identity that we have created through the Constitution of India, that is not getting any attention. Sanjay ji, just tell our audience what is the proportion of the scheduled tribe population in Uttar Pradesh? At present, if you take, it's more than 0.5%. In fact, the moment the census of 2021 that will come into 2025, Uttar Pradesh is going to have more than 1% with reference to total population of Uttar Pradesh. And another very important fact is that Uttar Pradesh is going to be counted as in the top states, 10 top states of India with reference to scheduled tribe population. So once upon a time, there is no scheduled tribe. Now you are saying top 10 states of India, where is the fault? कौन जिम्मेदार है? क्या हम सिटीजन्स को भूल गए? इकोनॉमिक्स के डेटा तो पढ़े लिखे लोगों के काम आते हैं, पर ये तो गिनती के नंबर है, कोई भी गिन सकता है, कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं. Meaning thereby So is it a something. political conspiracy, you think, or do you think it is just economic muddling along? No, it's the euphoria of independence. हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए. आप तो आजाद हो गए, पर एक सेक्शन ऐसा था जिसकी वॉइस नहीं थी उस आजादी के बाद, और आप उसको भूल गए. आप उसको भूल गए. It's a very selective forgetting in fact. And then the people, they are taking recourse to the movements, but you say, oh, they are taking recourse to number of negativities. So that will have to be very, very careful, in fact, with reference to the tribal population of India. I'm talking about particularly Uttar Pradesh, but in the rest of the states also, difficulties they are there. So states like, for example, Chhattisgarh, even Gujarat has a very large tribal population, Madhya Pradesh has, Odisha has. Is it a constant problem that No. this is invisible India? Where the majority population is scheduled tribe or they are there in the list, for them, they have the voice, they pressurize. But what about those states where very few individuals, in fact, they are there in that list? For example, in Uttar Pradesh, for a continuous number of tribal communities, in fact, they were all saying that, oh, in our neighborhood, you have given the status of scheduled tribe, why that status you are not giving it to us? So, it's a very difficult, in fact, very difficult. A number of tribal communities at present also, they are initiating their movements for getting a very important place there in the list of scheduled tribes. Let me include Professor Arun Kumar in this debate for two reasons, sir. Two direct questions to you. One, Professor Sanjay ji, he talked about the status of tribals in the so-called Hindi heartland states. Let me sort of move the discussion towards Manipur, right? The entire northeast, and especially Manipur, is almost burning right now. That also includes scheduled tribes. And the other questions, sir, two questions to you. Manipur to begin with, and number two, Sanjay ji mentioned scheduled tribes, scheduled caste, and he said women.
what I wanted to ask you, I'm told that an economist, actually a respected magazine like The Economist pointed out that the women's participation in the workforce in India in the last, well, you'll tell us how long, has actually fallen. It's shocking with the introduction of technology. So these are the two questions to you, Professor Arun Kumar. तो जो आपने बात रखी है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है हमारे लेबर फोर्स में वो बहुत कम है। उसके पीछे टेक्नोलॉजी तो एक चीज़ है, लेकिन दूसरा हमारा जो दर्शन है, हमारी जो फिलॉसफी है अबाउट आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जो दर्शन रहा है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आज़ादी के बाद से, वो जिसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, यानी ऊपर डेवलपमेंट हो जाएगा और रिस्क के नीचे चला जाएगा। और वो जब रिस्क के नीचे जाएगा तो चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो, वो चाहे महिलाएं हैं, सबको फायदा पहुंचाएगा। ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह ये थी कि जो हमारा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था वो यूरोप का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था 1830-1850 का। उस समय जो उनका एडवांस सेक्टर था और जो बैकवर्ड सेक्टर था उसमें टेक्नोलॉजी में बहुत कम अंतर था, इसलिए इतना डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। दूसरा, उनके पास अमेरिका था, जो भी सरप्लस लेबर होता था अमेरिका चला जाता था। और तीसरा, जो उनके पास कॉलोनीज थी, कॉलोनीज से कैपिटल निकाल के अपने उसमें इन्वेस्ट कर लेते थे। तो ये वजह थी कि वहाँ पे वो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कामयाब हुआ। हमारे यहाँ 1950 के दशक में ये तीनों चीज़ें थी नहीं, इसलिए जो हमारा ऊपर का डेवलपमेंट हुआ, नीचे वो डेवलपमेंट रिस्क करके नहीं गया। इसीलिए आज भी 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ पे कि तनख्वाहें बहुत कम है, जहाँ पे रोजगार बहुत कम है। और आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, तो जो संगठित क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है उसमें रोजगार पैदा नहीं होता। 2000 में हम कहते थे कि ये जॉबलेस ग्रोथ है, मतलब कि ग्रोथ हो रही है पर रोजगार नहीं पैदा हो रहा, इसीलिए 6% लोग वहां पे सिर्फ काम कर रहे हैं। अब हम कहते हैं जॉब लॉस ग्रोथ है। जॉब लॉस ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब्स कम हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बैंकिंग सेक्टर। आप ले लीजिए, बैंकिंग सेक्टर में पहले हमको बैंक के ब्रांच के अंदर जाना पड़ता था, पैसा निकालना है या जो भी करना है, आज मोबाइल फोन पे हम कर लेते हैं, बैंक की ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं। बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया और उसका वर्कफोर्स आधा हो गया। अच्छा, ये विमेन का जो पार्टिसिपेशन है ये क्यों फॉल कर रहा है? क्योंकि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। जब ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो महिलाओं को काम नहीं मिलेगा, जो मार्जिन पे हाशिए पे खड़े लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब विमेन जो हैं वो काम कर रही हैं घर पे, जिसको कहते हैं फ्री लेबर, वो फ्री लेबर है, वो उनको तनख्वाह नहीं मिलती। तो आईएलओ की जो परिभाषा है बेरोजगारी की, उसमें उसी को काउंट किया जाता है जिसको की जब तनख्वाह मिल रही है। जिसको तनख्वाह नहीं मिल रही है उसको अनएम्प्लॉयड कहा जाता है या वो लेबर फोर्स के बाहर होता है। हमारी जो पीएलएफएस की जो सरकारी जो परिभाषा है उसमें कोई भी काम कर रहा है उसको गिन लिया जाता है। तो इसलिए जो आईएलओ की जो परिभाषा है और जो पीएलएफएस की सरकारी परिभाषा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। सरकार कहती है कि 56% लोग काम कर रहे हैं, जो आईएलओ की डेफिनेशन जो सीएमआई एडॉप्ट करता है वो कह रहा है 43-44% लोग काम करते हैं। तो ये जो बीच के हैं ये कौन है? ये जो शिक्षित नौजवान है जिनको काम नहीं मिल रहा है, और जो महिलाएं हैं जो घर पे काम कर रही हैं, मुफ्त में कर रही हैं, जिनको जो है मार्केट में काम नहीं मिल रहा। अब हम लोगों ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें दिखाया कि जो 32 करोड़ लोग हैं उनके पास तो कुछ ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ हैं जिनके पास ढंग का काम नहीं है या बिल्कुल ही काम नहीं है। ढंग का काम क्या डेफिनेशन क्या है? 4 तरह की परिभाषा है बेरोजगारी की। एक तो वो जो लेबर फोर्स में ही नहीं आते हैं जिनकी संख्या 19 करोड़ है। फिर दूसरे वो हैं जो कि जो अनएम्प्लॉयड है, जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तीसरे वो हैं जो खेत पे जाते हैं लेकिन खेत पे काम नहीं, बैठे रहते हैं, इसलिए हम उनको गिन लेते हैं, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और चौथा वो है जो अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि हमारी परिभाषा है कि अगर आप हफ्ते में 1 घंटा काम कर लेंगे तो आप एम्प्लॉयड हैं, साल में 1 महीना काम कर लेंगे तो आप एम्प्लॉयड हैं, लेकिन आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। तो ये 4 तरह की जो परिभाषा है उनकी संख्या आती है 28 करोड़। तो हमें 28 करोड़ के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार, सरकार कहती है हमें तो सिर्फ 50 लाख जनरेट करना है, लेकिन अगर आप देखें तो यूथ 2.4 करोड़ नौजवान हैं, वो हर साल मार्केट में आते हैं काम के लिए, लेकिन वहाँ पे मुश्किल से 5-10 लाख उनको नौकरी मिलती है संगठित क्षेत्र में। बाकी को पकौड़ा तलना हुआ या सड़क पे जो सब्जी बेच ली या मूंगफली बेच ली, यही काम उनका होता है। सर, इस डिबेट में हम अजय जी को भी इंक्लूड करते हैं। अजय जी, मतलब समस्या ऐसा है, अरुण जी भी बता रहे थे, संजय जी भी, बॉस भी बता रहे थे उधर से, और मोदी जी बात करते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, है ना?
आज जो ऑफिशियल फिगर है वो है भारत का 3.8 ट्रिलियन, और ऑडियंस को बता रहा हूं, अरुण जी कैन करेक्ट मी, चाइना जो हमारा राइवल है वो करीब 18.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। अमेरिका जो है करीब 28 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। और उसके बाद बात हो रही है करे हम तो अब जो है सुपर पावर बन जाएंगे, 3.7 से छलांग लगाएंगे। हमें बाद में अरुण जी बताएंगे कि 3.7 या 3.8 में क्या छुपा हुआ है। पर आप ये बताइए कि कैसे ये करेंगे, मतलब द फिगर्स दैट ही पॉइंटेड आउट अबाउट द वर्कफोर्स, the problems that Sanjay ji pointed out about the invisible India, scheduled tribes, scheduled caste, about gender participation rate falling, तो कैसे करेंगे हम ये $1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन डॉलर तो यूपी के लिए ही है, और महाराष्ट्र उससे भी पहले, और पूरे भारत का 5 ट्रिलियन। और ये बाय द वे ये प्रॉमिस जो है जब मोदी जी आए थे तभी से चल रहा है, और करीब करीब अब 10.5 साल उनके गवर्नमेंट का हो गया। तो हाउ डू वी अचीव दिस हिमालयन प्रॉब्लम? जी सर, जो असलियत है और जो सरकारें दिखाती हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। हमें अब डेटा एज अ प्रोपेगेंडा टूल इज बीइंग यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर कैसे होंगे, आप डेटा देखते जाइए, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम 1% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ हमने लास्ट ईयर दिखा दी थी। 6 महीने में हर महीने उसको बढ़ाते गए, वो कागज पे ग्रोथ हो गई थी। हर चीज 2014 के पहले आप देखेंगे तो जो सरकार का डेटा आता था हम सब उस पर विश्वास करते थे। ये नहीं होता था मैं जाके उसको वेरीफाई करूँ। धीरे धीरे इस डेटा पर विश्वास हो गया। अगर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है मैं आपको दे दूँ, या आगे बढ़ेंगे उसके पहले मुझे एक इंफॉर्मेशन देने दीजिए। जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे जब अरुण जेटली ही वाज अलाइव, तो उन्होंने अरविंद सुब्रमण्यम को इकोनॉमिक एडवाइजर लाया था सीईए बना के, और वो 3 साल शायद रहे सीईए, और उसके बाद जाके हार्वर्ड में एक लेक्चर दिए जिसमें द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एक्सेप्टेड कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2% ओवर एस्टिमेटेड है। करेक्ट? नाउ गो अहेड प्लीज। तो ये जो हमें बताया जाता है, मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, जस्ट सिंपल सा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारे 2014 के बाद 75 नए एयरपोर्ट्स बने हैं, उसके पहले 75 थे। जो AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगर आप डेटा देखें तो केवल 22 एयरपोर्ट बने हैं 2014 के बाद, ओनली 22, उसमें से 4-5 तो डिफंक्ट एयरपोर्ट। और क्लेम क्या है अभी सरकार का कि कितना बनाया है 10.5 साल में? इन्होंने टोटल 135 में 22 10 साल में बनाए। उससे पहले 111 या 112 एयरपोर्ट्स ऑलरेडी थे हमारे देश में। तो मैं ये डेटा सरकार का है लेकिन बोला कुछ और जाता है। जीडीपी ग्रोथ आप ले लीजिए, हमें बताया जाता है मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, 10 साल में वाह हो गया है। इफ यू लुक एट द जीडीपी फिगर, यूपीए 1 यूपीए 2 के 10 साल में वी grew 2.2 times growth थी। 10 years of Modi is only 1.78। ये उन्हीं के फिगर्स हैं विद द इंक्रीज जीडीपी फिगर्स, मैं उनको डिस्काउंट भी नहीं करता। तो मतलब एवरेज जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट हाफ है what happened during Dr. Manmohan Singh's period, right? तो जब आप कह रहे हैं कि आगे सरकार इज वेरी क्लियर, दे विल कीप डूइंग दिस प्रोपेगेंडा, और असलियत यही रहेगी कि जो डिस्पैरिटी है, जैसे सर बोल रहे, वी हैव टू हमें अपनी बेल्ट बांधनी पड़ेगी, ये आगे डिजास्टर होने जा रहा है। Sir, if you can come in this debate again and basically tell us how the other claim of the Modi government has been, and a very important claim I would say, why India missed the manufacturing revolution in the past. Why did India miss the industrial revolution? What we have in India is agriculture, in which about 60 to 65% people are engaged in, and the services sector. We just didn't have an industrial revolution. तो जब मोदी जी आए तो वो क्लेम किए कि हम तो भाई
मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन लाएंगे और चाइना को राइवल करेंगे। और एक कारण अरविंद सुब्रमण्यम को लाया गया था एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बिकॉज ही वाज सपोज्ड टू बी एन एक्सपर्ट ऑन द चाइनीज इकोनॉमी एंड ही इज एक्चुअली रिटन 3 books ऑन दिस एंटायर सब्जेक्ट। तो आप तो यू आर एन एंटरप्रेन्योर, I mean, what is the problem? Why is it that in the last 10 years, where have we moved in terms of this attempt to build up an industrial and a manufacturing base in India, not comparable to China, but on the way, what are the major problems there, sir? मैं जो बात आपके सामने रखूंगा वो मेरे व्यक्तिगत विचार है। कुछ समस्याएं मेरे जहन में बहुत वर्षों से घूम रही हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में है, और क्योंकि यहाँ सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो प्रॉब्ली इट इज मोर फूड फॉर थॉट रादर देन एन आंसर टू योर क्वेश्चन। पहली चीज कि शायद हमारे लिए चाइना से अपने आप को कंपेयर करना सही नहीं है। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ अ चाइनीज इकोनॉमी ऑफ बीइंग कम्युनिज्म एंड अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ आर वेरी डिफरेंट टू अचीव दैट ग्रोथ रेट। If you visit a Chinese factory, right from the worker to the general manager, they'll have same sort of staying facilities, they'll have same sort of food in the same canteen, they'll wear the same way. And if a fellow, the worker works for 12 hours a day, no questions asked. He's supposed to deliver what you want from him, no questions asked. We somehow, because of our democratic way of life, because of our democratic system in our country, we can't enforce it. Number one. Number two, अगर आप कहें मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारा छूट गया है, और अगर उसको चाहे मोदी जी हो चाहे उसके लिए कोई भी हो, आप चाहें कि बटन ऑन करके वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट, इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट। तीसरी चीज, Sir, before you go ahead, is economies of scale an important issue here? I'll come to it what I think. हमारी जो इस देश की समस्या है वो आज एम्प्लॉयमेंट है, और शायद प्रोफेसर साहब मुझे करेक्ट करेंगे कि हम जो वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ देखते हैं उसमें फाइनेंस मनी नंबर्स को तो गिनते हैं ग्रोथ में, और मेरी जॉब की क्या ग्रोथ हुई उसे गिनते हैं। शायद am I correct, sir? और यदि ऐसा है तो आज अगर आपने कहा कि 6% ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो आज हर एक आदमी ऑटोमेशन पे जाना चाहता है। अगर मैं एक सादी खराद मशीन पे वो काम करता था तो आज मैं सीएनसी चाहता हूँ करना, और उस पर अगर 3 आदमी लगाता था तो इसको मैं आधे आदमी से या 1 आदमी से काम करना चाहता हूँ। आपने पूछा एआई से क्या होगा। एआई से शायद अगर आप यूरोप में जाएं या यूएस में जाएं तो आपने प्लांट देखा होगा, जिस प्लांट में यहाँ 500 लोग काम करते हैं वहाँ शायद 5 व्यक्ति काम करते हैं। एवरीथिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली। अब आज अगर हम लार्ज सेक्टर को ऑटोमेशन की तरफ ले जा रहे हैं तो शायद ये समस्या, इकोनॉमी बढ़ती रहेगी पर बेरोजगार भी साथ में बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ऐसा मेरा सोच है। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि छोटे उद्योगों में, लघु उद्योगों में रोजगार ज्यादा है। नॉट बाय चॉइस सर, बाय कंपल्शन, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। दीज मशीन्स, सीएनसी मशीन्स एंड एडवांस मशीन्स कम मोर एक्सपेंसिवली। पैसा नहीं है इसलिए उनको मजबूरी है पुराने सिस्टम से चलने का। तीसरी चीज, ऐसी क्यों समस्या है? और मेरा विचार है, पीपल कुड डिफर विद मी, वेलकम, कि शायद हमारे यहाँ जो सोशल थिंकिंग है वो थिंकिंग हाथ से काम करने को हम नीचा समझते हैं। कुर्सी मेज पे बैठ के शायद हम क्लिक करना या कागज भरने को हम बेहतर काम समझते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा और ये रियलिटी है। मेरी फैक्ट्री में जो वर्कमैन इंसेंटिव्स के साथ सबसे अधिक पैसा कमा लेता है वो लगभग किसी महीने में 1 लाख रुपया टच करता है। वर्कर, मे बी ही इज 10th 12th पास, और मे बी ही इज नॉट इवन दैट एजुकेटेड। आज जो नए जॉब के लिए मेरे पास लोग आते हैं, भैया जी दफ्तर में आपके यहाँ कंप्यूटर का काम बच्चा कर लेगा। ही नाइदर नोज कंप्यूटर नॉर ही नोज हिंदी, फॉरगेट इंग्लिश। वो कितने पैसे कमाता है? शायद
20,000 रुपए। अब अगर हमारी ये सोशल स्टिग्मा है अपने हाथ से काम करने पे, तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है, केवल इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैं इसके लिए समझता हूँ साहब, द लिमिटेड नॉलेज आई हैव सर, जो मैकॉले ने ये सोचा था इस देश में एजुकेशन इंट्रोड्यूस करते वक्त कि मुझे बाबू लोग चाहिए, वो हमने बाबू को ऐसा जिम्मेदारी और ऐसा बड़ा बना दिया कि आज हाथ से काम कोई नहीं करता। सर छोटी सी लास्ट एग्जांपल, जापान का वीडियो आते रहते हैं कि साहब बच्चे स्कूल में वहाँ पे अपना सड़क साफ कर रहे हैं, अपना स्कूल साफ कर रहे हैं। साथ में ये भी देखा होगा कि अगर वहाँ पे किसी गांव की पाठशाला में बच्चों को कह दिया जाए बच्चे पहले साफ करो फिर बैठना, तो वो एक क्राइसिस हो जाती है कि बच्चों से क्या कराया जा रहा है। हमको क्यों नहीं अपने हाथ से काम करने में गर्व महसूस होता? ये एक सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। संजय जी, अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि उनके इकोनॉमिक यूनिट में there are workers who earn 1 lakh rupees, right? Now tell me the status of scheduled caste, scheduled tribe workers. Let's talk about them. उनका average वक्त कितना होगा wages, और what are the problems they directly face? Let's take UP as the example, sir. अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम, मेरे पास एकदम पूरे सही डेटा नहीं है तो मैं वो डेटा पे बात नहीं करूंगा। बट हाँ, जो वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी है वो भी मार्जिनलाइज्ड है, वो भी कहीं ना कहीं मार्जिन पे ही है। और जो भी काम उनको मिल रहा है, बट वो काम उनको मजबूरी में ही वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो भी बहुत मार्जिनल है, बहुत छोटी है, जिसपे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात हो रही है, और पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के संदर्भ में, उसमें मैं अगर एक चीज़ जोड़ दूं, ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं कुछ सर्वेस के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी तक आप देखते थे जो हॉर्टिकल्चर के फ्रेम में बात करते थे तो वो क्लासिकल मैंगो ऑर्किड्स और इन सारी उसके बात करते थे। बट अब जो है एक शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है, और जिसका डेटा भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये गवर्नमेंट के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी होगी, क्योंकि उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर से पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में एक काफी बड़ा इजाफा दिखाई पड़ रहा है। हॉर्टिकल्चर है, साथ ही साथ क्या कहते हैं बी कल्चर है, जिसमें आप हनी का कल्टीवेशन करते हैं, और इसके साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट का फ्रेम है उसमें वेमेन का पार्टिसिपेशन इसी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि ये सॉफ्ट क्रॉप्स हैं और वेमेन को जो यहाँ पर इजी एक्सेस मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट में। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये क्या कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द गवर्नमेंट है, कि अगर उनका मैक्रो डेटा कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, जो माइक्रो फ्रेम पे चीजें दिख रही हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चीजें दिख रही हैं, और जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक फायदे की चीज होगी। और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए भी, पर्टिकुलरली जो शेड्यूल ट्राइब है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनके लिए भी एक बड़ा बेहतर अपॉर्चुनिटी होएगा। तो प्रोफेसर अरुण, ये तो बड़ा ही पैराडॉक्सिकल पॉइंट आउट इन्होंने किया, बिकॉज हमारा जो अपना अंडरस्टैंडिंग है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स गिरा है, स्पेशली जब से टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ है, ट्रैक्टराइजेशन, हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स एग्रीकल्चर में। और ये एक छोटा सा माइक्रो एग्जांपल दे रहे हैं, however very different. Sir, explain to our audience, why do you think that is happening and what does it mean for the gender divide in this country? ये बात सही है कि कृषि में जो पार्टिसिपेशन है विमेन का, वो खासकर पैंडेमिक के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको गिना जा रहा है वर्कफोर्स में, लेबर फोर्स में उनको गिना जा रहा है। और उसके पीछे वजह ये, जैसे मैंने कहा कि जो ILO की परिभाषा है और जो हमारे जो PLFS की परिभाषा है वो अलग है। जो लोग मुफ्त में काम करते हैं उनको हमारे जो PLFS में काउंट कर लिया जाता है, लेकिन उनको जो ILO की डेफिनेशन उसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो इसलिए CMI का डेटा दिखाता है कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, जो हमारे PLFS में वो नहीं दिखाया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं काम नहीं कर रही, महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन उनको उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसलिए उनको जो घर चलाना है वो घर में मुश्किल होती है। अगर आप 32 करोड़ लोग हैं जो 140 करोड़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो कमा रहा है वो 4.4 लोगों को सपोर्ट कर रहा है।
और अगर जो 28 करोड़ जिनके पास काम ढंग का नहीं है उनको काम मिल जाए तो 60 करोड़ लोग 140 करोड़ को सपोर्ट करेंगे, यानी कि एक व्यक्ति 2.4 लोग को सपोर्ट करेगा तो परिवार की खुशहाली बढ़ जाएगी। इसलिए जो पेड लेबर है उसको बढ़ाना जरूरी है। ये नहीं कि महिलाएं नहीं काम कर रही, महिलाएं बहुत काम कर रही है, बहुत हैवी काम कर रही है। लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जो अग्रवाल साहब ने भी कहा उसके बारे में कि हमारा समाज बहुत फ्यूडल है। ये जो फ्यूडल समाज है इसमें हम लोग जो गरीब को शिक्षा नहीं देना चाहते। मुझे याद है विक्रम सेठ की जो किताब है उसमें वो कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स थी 1950s की, उसमें ये था कि बच्चे जो गरीब हैं उनको पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कौन फ्री लेबर देगा। और जब मैं फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में एक साल मैंने रूरल डेवलपमेंट किया होशंगाबाद में, तो वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था वो हमें कहता था आप इन बच्चों को पढ़ा दोगे तो मेरे गड़िए का काम कौन करेगा। तो ये 1976-77 की बात है और आज भी इसीलिए हमारी जो शिक्षा पद्धति है बहुत ही कमजोर है। जो हमारे जो डेटा आता है एसर का एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, वो दिखाता है कि 40% बच्चे 14 साल से 18 साल की उम्र के वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते हैं, वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो हमारा शिक्षा बहुत कमजोर है, इसलिए प्रोडक्टिविटी कमजोर है। और जो अमर्त्य सेन ने आर्टिकल लिखा था 1986 में, उन्होंने बताया कि हम लोग 1947 में चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ कोरिया हो, हम सब एक ही लेवल की गरीबी, एक ही लेवल की अशिक्षा और अज्ञानता थी। लेकिन उन्होंने बहुत स्पेंड किया शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, तो उनका लेबर प्रोडक्टिव हो गया और हमारा लेबर आज भी जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी है वो उनको डिस्प्लेस कर रही है। जो आपने पहले सवाल पूछा था, जो अग्रवाल जी कह रहे थे कि वो टेक्नोलॉजी उनको डिस्प्लेस कर रही है, उनमें वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है कि वो अपने आप कुछ काम जो है पैदा कर सके। तो अरुण जी, इसी में एक पॉलिटिकल सवाल जोड़ता हूँ और ये हम सब चारों पैनलिस्ट से मैं पूछूंगा कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिचुएशन, has this become worse in the last 10 years or has it become better in the last 10 years? मोदी जी कहते हैं कि हम इतना काम किए गरीबों के लिए, जब से पैंडेमिक आया तो फ्री खाना बांट रहे हैं, हमने इतना आवास योजना बनाया, 3 करोड़ का नंबर देखा जाता है, इतना टॉयलेट्स बनाया गरीबों के लिए। What is the real situation? Has it become worse? Is poverty really disappearing in India? Is inequality really कम हो रहा है या बढ़ रहा है? देखिए, जो हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो डेटा आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 20 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे कर दिया, वो बात सही नहीं, क्योंकि गरीबी की रेखा ही बदल गई है। तो गरीबी की रेखा अभी हमने परिभाषित ही नहीं की है, 2011-12 के बाद परिभाषित ही नहीं की, तो आज कितनी गरीबी है उसका हम इससे अंदाज नहीं लगा सकते। और जो PLFS का गट रिएक्शन क्या है सर? मेरा गट रिएक्शन है कि जो गरीबी की रेखा वो बदलती रहती है और बदलती हुई रेखा के अनुसार हमारे यहाँ गरीबी है। क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र के जो 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं ई श्रम पोर्टल पे, उसमें से 94% बता रहे हैं कि उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है। तो 10,000 रुपए से कम जो आमदनी है वो गरीबी की रेखा के बराबर है। तो इसलिए हमारे यहाँ गरीबी बनी हुई है और इसीलिए 80 करोड़ को हमें मुफ्त में खाना देना पड़ रहा है, नहीं तो उनको मुफ्त में खाना नहीं देना पड़ता। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि असंगठित क्षेत्र को जैसे धक्का लगा नोटबंदी से और फिर GST से, फिर NBFC क्राइसिस से और जो लॉकडाउन से, तो उनको 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हुआ। यानी पिछले 8 साल में उनको 90 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। और जो उनको हाथ में दिया जा रहा है टॉयलेट के जरिए या जो खाने के जरिए, वो तो आप 3 लाख करोड़ रुपए के करीब दे रहे हैं। तो 8 साल में उनको 24 लाख करोड़ रुपया मिला, 90 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, 24 लाख करोड़ रुपए हाथ में आया। तो इसीलिए जो गरीबी है वो उसी तरह से बनी हुई है। तो आप कह रहे हैं सर, इफेक्टिवली आप कह रहे हैं कि भारत का जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो मोदी जी के आने के बाद वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इज दैट करेक्ट? जी हाँ, पॉलिसी इंड्यूस क्राइसिस जिसको मैं कहता हूँ। पहले क्राइसिस जो था जैसे 2007-8 का था वो तो ग्लोबल क्राइसिस था, लेकिन अब पॉलिसी के जरिए आपने क्राइसिस क्रिएट कर दिया। नोटबंदी की जरूरत नहीं थी, आपने नोटबंदी कर दिया। GST जो असंगठित क्षेत्र के लिए बहुत बुरा है उसको आपने लागू कर दिया। NBFC क्राइसिस है वो आ गया और फिर पैंडेमिक में सडन लॉकडाउन किया, उससे फिर असंगठित क्षेत्र पे असर पड़ा। तो ये जो पॉलिसी इंड्यूस क्राइसिस है उसकी वजह से गैर बराबरी बढ़ेगा, तो इंडस्ट्री में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सही नहीं होगा। जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो ग्रोथ अपने आप कम हो जाएगी। तो इसलिए ये पॉलिसी इंड्यूस क्राइसिस है जो पिछले 10 साल में आया है। Ajay ji, would you agree that what
Professor Arun Kumar is telling us effectively that इस कंट्री का जो इनफॉर्मल सेक्टर है जो करीब 45% है ओवरऑल 94% लोग काम करते हैं और 45% उत्पादन है। अच्छा ठीक है, तो 94% लोग जहाँ काम करते हैं वो जो है टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है because of the last 4 policy interventions starting with demonetization, GST, etc., etc. Would you agree with this? बिल्कुल बिल्कुल सर। And give us your angle on this entire thing. I have been following this after pandemic, and I totally agree with him. In fact, Professor Saab, I can't even challenge. He has the data, and he's absolutely. It would be nice if you can challenge him. We can have a debate here. But go ahead. Sort of. I'll just end this my comments today that हमारे यहाँ पे misinformation index we are number 1 in the world. This is a dubious distinction we have. What is the misinformation index? Please tell our audience. एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये रिपोर्ट छापी गई थी कि किस कंट्री में किस हद तक गलत इंफॉर्मेशन सरकार दे, मतलब फेक न्यूज by the government to its मतलब प्रोपेगेंडा। So we are number 1 and we have been clubbed with North Korea. And उसमें ये भी बोला गया है कि इंडिया का ये इंडेक्स इलेक्शन के दिनों में बढ़ता है, तो उस समय और भी ज्यादा फेक न्यूज आती है। एक जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का हाईएस्ट था अंडर हिटलर, so that's what he's talking about in a way. And secondly, in our country we have people, I don't call them fake news spreaders, I call them messengers. आपको WhatsApp पर मैसेज आया, आप अपने ग्रुप में आगे करते जाते हो। But उसका source क्या है? Source it doesn't matter. I probably don't even read it. कहीं से sensational title है, भेज दो। The disturbing fact is, which the data has been collected, that this is done by people in the age group 18 to 30 and 65 plus in India, and both groups are increasing. Now, are these people employed by the government to No, send this fake is- news no, under no. the IT cell of No. the so-called वो ruling party, or नहीं वो तो होंगे 1000-1200. This is a general trend of the population. Youngsters, they keep forwarding these things, or remind you these are people who will become voters. So this creates a narrative during this elections? creates the narrative. और दूसरा है 65 plus, probably because of isolation, they don't realize what they are doing. So ये हम सब की कैटेगरी है जो यहाँ probably बैठे हैं कि हम अपने ग्रुप में डालते रहें. So that's another disturbing trend. These things are not going to change soon. Neither technology is going to change. We as a nation have to. But this is shocking, isn't it? विष्णु अग्रवाल जी, मतलब हम लोग जो है डिस्कशन को इकोनॉमिक्स के रेल्म से पॉलिटिक्स के रेल्म में ले जा रहे हैं। लास्ट 10 years ऑफ द मोदी गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉवर्टी का, इनइक्वालिटी का खासकर, और आप तो एकदम ग्राउंड रियलिटी पर बैठे हुए हैं, हैज इट बिकम वर्स ऑफ और हैज इट बिकम बेटर ऑफ? I don't have the world view or the whole country view to make a comment on that, but in the small realm that I work, I think it has become maybe somewhere on the negative side. I wouldn't give it a number because I'm not aware of it, but I think it can be improved. But first of all, why has it become on the negative side, sir? Tell us from your experience. I really wouldn't. I think people also don't want to put in hard labor because of feudal character, because of lack of education, because of even if I can get a free meal and if I can remain there, why should I work hard? Today, if you work hard, you feel there's a necessity to feed my family. That's why you work hard. If people work for 12 hours a day, it's for a reason, for earning money. So money is never a bad thing, but for too long we thought earning money was a crime. I think even that mindset is there. But with what us. about what Professor Arun Kumar talked about, the 4 policy intervention, demonetization, GST, uska implementation in your, let's say,
the manufacture, unit that where you have set up? I think GST by itself, it was a great policy initiative to curb people not paying their taxes. But the way it was implemented, it was terrible, and it happened because they got a directive, it has to be done by this and this date, and without applying mind, people made some rules, and I think actually industry suffered. When the rules were made, even companies like ours who have professional on their rolls had challenges filling those forms and adhering to those dates. How could a small fellow, you talk of non-organized sector, even in the medium sector or the small scale sector, just couldn't have comprehended those sort of forms. And what about demonetization, sir? Demonetization itself was a huge problem. The aim was to collect unaccounted wealth from people which never came in the streamline. Probably sir would know. But the people who suffered was unimaginable. It's no doubt, it's an open secret, sir. Sanjay ji, what about the situation on the ground for, let's say, scheduled castes and scheduled tribes and women, as you pointed out, on the very issue that Professor Arun Kumar flagged on demonetization and GST? Let's just take these two. How much did these sectors of the population, which I call invisible India, how much did it directly suffer? In 2000, when Professor Amartya Sen was talking about Kerala model, he was saying the state is performing well on different indicators of social development. But as far as the economic performance is concerned, that is not improving. When you compare Uttar Pradesh and Kerala at present, no doubt on the different indicators of social development, Uttar Pradesh a bit behind. But as far as the economic performance is concerned, if you go by the data of the government, more or less, we are performing better in comparison to Kerala. Now, how to understand that? This is another important problem. Uttar Pradesh, you have a huge population, and the marginalized section is also very huge. And therefore, in order to get that particular data is also very difficult. In fact, and if the data is there, number of questions they are always there. What's the method of collecting the data? What are the important variables taken up there in that? Number of issues they are there. But what? Number of surveys, in fact, we have taken the course too, but they say, particularly agricultural sector. And it's not main agricultural frame. I'm saying horticulture, I'm saying other allied activities that are involved with agriculture. The marginalized section is very much active, very much present, including women, I'm saying. And that's a very positive signal, what I'm saying. Then, another very important thing, India is moving on with a very huge unorganized sector, with all issues and problems. But country is running now. Some issues they are there. We'll have to address those particular issues. We'll have to take those particular variables, in fact, at least where the issues are. Sanjay ji, let me take Uttar Pradesh because you specialize in it, and let me add another dimension to the debate. I did some research myself comparing the districts of Uttar Pradesh and the talukas of Uttar Pradesh and found out that the per capita income of eastern UP is almost half that of western UP, and Bundelkhand is probably worse. Now, yeah, go ahead. In the initial days of 19th century, eastern UP was far ahead, in fact, in comparison to western UP. Thereafter, number of things happened. Canal irrigation, the green revolution, number of issues, in fact, they were there, and that's why this disparity is there. In order to understand this, it's very important in the first Vidhan Sabha of Uttar Pradesh, there are two very important individuals, in fact, who are discussing Uttar Pradesh East, Uttar Pradesh West. Chief Minister Charan Singh, later on he became the Chief Minister, he is representing Western UP, and Eastern UP is being represented by Shri Genda Singh, MLA from Devariya. And most important, if you go by that particular debate, that's very much there in the Paul Brush collection of Charan Singh, there you can get that.
when Genda Singh is presenting his viewpoints in a particular newspaper, next day Charan Singh is writing a rejoinder to that. And beautifully, in fact, number of issues they are taking the course to, and what I am saying, the canal irrigation initiated by British, thereafter, after independence, what you say, the Green Revolution and number of other important developments, they were there in the favor of the Western UP. And that's why, in number of discourses, what we say that yes, Eastern UP is far behind in comparison to Western UP. There is another very important variable, sugar cane. Eastern UP was one of the important area, in fact, once upon a time, but later on number of policy formulations, in fact, taken up by the number of governments, and therefore that shift is also there in the favor of Western UP. Sanjay ji, let me ask you a direct question. Yogi Adityanath ji has come as Chief Minister of Uttar Pradesh 2017. Has this, what we are calling deep inequality between Eastern UP, Western UP, between Bundelkhand and Western UP. And you remember, Yogi Adityanath ji was 5 times MP from Gorakhpur, right? Has this inequality become less or is it worse? Yeah, I'll take one very good example from his personality. In Uttar Pradesh, since we are here in the Moti Mahal Society, Chief Minister was associated with this. I'm forgetting C.V. Gupta sir. Chandrabhanu Gupta. And when you go by the initial debate of the Vidhan Sabha of Uttar Pradesh, and the first debate I am talking about, where Pandit Pant, Raj Narayan ji and others, they are proposing a proposal that we should lessen our pay packages. Whatever we were getting in pre-independent India, now we are independent and therefore we'll have to cut it down. And see the beauty of that debate, where one member is proposing to cut that, opposition member is saying cut it further. C.B. Gupta sahib have taken that once again, and then he is the only chief minister what he is saying that oh, cut down. Can you imagine why the present chief minister is important, why I am saying so? He's talking about Yogi Adityanath ji. Yeah, I am talking about Yogi Adityanath ji. In the Times of India, a news was there that the taxes of the members and the ministers that is paid by the exchequer of the state. And that was a difficult question. It was there in the Times of India, and that's why a number of questions they were raised to the members. And the next day, Chief Minister called the meeting of the cabinet to go away with that. Chief Minister साहब डर गए. ये डर important है. Yogi ji डर गए. ये डर गए. Okay. Moral frame is important. अगर Chief Minister डरते हैं, बुरा क्या है? And see, it was not his fault. And why I was interested in the news, because that news carried the photograph of V.P. Singh, another important chief minister, and later on he became the Prime Minister of India, and that news item was connected to him. He has to take nothing. And then I have gone through the whole debate, and from that particular debate what I am getting, that in the first debate, what was decided, that we'll cut the salaries, and then whatever payment is there in the terms of taxes, we'll pay that. Instead of that, 250 rupees in 1950 they saved. So what I am saying, if the policy makers do have a fear, and fear of whom? Fear of people, then what's the bad in it? They should be fearful of the people. And if they are fearful, maybe that moral quotient is very important, and that will lead to something different. Since we are heading towards the conclusion, two things in the next 10 minutes. Let's do a quick rapid fire, and I would ask you pointed questions, and you have to say yes or no. You can't sort of go back into history. 1950s में ये हुआ, 1960s में ये हुआ. Let me start with Professor Arun Kumar. Sir, absolutely yes and no में. Has the Indian economy been destroyed under the present Prime Minister? Since 2014, has the Indian economy become worse off or better off? Worse off. And worse off, has it become worse off particularly for the informal sector or for the whole economy? For the informal economy, because the organized sector is doing better, but the informal sector is doing very badly.
And what's happening is that the youth is turning very desperate because they don't have work, they're on the mobile phone, and therefore there's depression, they're getting into drugs and drinking, and because they don't have money, they're snatching in the family, so violence has entered the family, and they have become available for political parties to use for their work because they can be employed very cheaply. So, Professor Arun Kumarji, is the promise of a $5 trillion dollar economy, is it a pie in the sky, or can we achieve it at some No, point? so at some point we can achieve it, but with the policies where now the growth rate is only 1 to 2% rather than 7 to 8%, we are still the 9th largest at roughly about $2.7 trillion, not at $3.8 trillion, and therefore we will not be the 3rd largest by 2027 unless we can step up the rate of growth. How do you do that? You have to increase investment. The investment is what has been down, and in this context I'd like to point out why is Kerala with good social indicators but poor growth because of the labor. See, the investment is not going there because of the labor, because it's very militant labor. That's why in spite of good social conditions, the rate of growth there. You know, if you look at the labor is very expensive in Goa and Kerala because it's migrating from different parts because the wages are very high. So we are not going to be the 3rd largest economy soon. Where are we? Are we in the top 10 at least? We are the 9th largest. We are the 9th largest, We are not the 5th third. largest. We will Right. not be the 3rd largest. And we are not talking about purchasing power parity. We are talking about Actual, GDP terms, GDP. actual Yeah, numbers. GDP. Ajay Prakash. So what happens to this $5 trillion economy dream of Modi ji? Is it a pie in the sky, or is it achievable, and by when under Modi ji, or never? So GDP has always grown, right? It's the rate- Irrespective of the Prime Minister. Irrespective of the Prime Minister, from 60s, 50s, it has grown. Personally, I don't care what the GDP is. As a citizen, I care, and I sometimes feel we are back to the 60s, 70s. जहाँ पे today you are saying informal sector is affected. You wait another 3-4 years, all of us are going to be equally affected. We are back to roti, kapra, makan and education. Those problems are going to go up for us and our next generation. So the way this country is heading, मेरे हिसाब से there is a good, huge amount of problems ahead. विश्व अग्रवाल जी, the way this country is heading, आपको याद है अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ था अमेरिका में, तो एक सवाल पूछा गया था that the way the country is heading, 70% Americans said it was the wrong direction under Biden. Now, is it true in India as well, the way the country is heading? Certainly, there are certain areas where we have not given enough importance. Professor Arun mentioned about South Korea's example, where we were at the same level at the time of independence, but today they are far, far better than us because of their investment in health and education. I think I already mentioned that our education is extremely, extremely poor. We are producing, or we are giving only people with degrees rather than any education. And I think whoever is the Prime Minister, that course correction is necessary if we have to make progress. Number of universities has increased, number of colleges have increased, but the quality of education, Arunji, is obviously falling down, right? I'll come back to Sanjay ji, but I'm asking you, for example, JNU, we are both associated with that. I mean, Jawaharlal Nehru University is being hammered in terms of, total decline of standards in the last 10 years. Would you agree, and is that a serious problem for India to develop in the future? So as I said, the annual status of education report is showing you that 40% children in the age group of 14 to 18 cannot do second class reading, writing and maths. They'll drop out. The quality of education of others is also not very good. And if you want to run a good program of MA, of PhD, then you need good skills, good language skills. The language skills are very poor. And that's why in JNU we used to take from 80 different centers all over the country, you take the best. And we couldn't get PhDs done which were very competent because any PhD should have an original idea. And the reason is language skills. The reason is comprehension. So if we don't improve that in schools, our higher education also suffers. We are also not spending enough in education. We keep cutting the education budget. We are spending very little on R&D. 0.7% of GDP is going to R&D, whereas China spends 3% on R&D.
Their economy is 5 times larger, so they're spending 20 times more on R&D than we are doing. So they have become the manufacturing hub of the world, whereas we have not. And therefore, we need to put a lot more emphasis on education, especially primary education. Then only will things begin to improve, and we are not thinking about that because we have a very elite mindset about education. And I think Mr. Agarwal rightly pointed out, Macaulay's idea that we produce clerks still stays in our education system. That we are producing people who are doing lower level jobs. Even in the software sector, we are doing software services rather than software engineering to manufacture original programs. If you look around, which is the one major software that has come out of India? We are doing servicing of software of various companies rather than producing software which would be of high quality software. Sanjay, how bad is the situation in these Uttar are called, Pradesh? just to say, these are called cyber coolies there. Cyber coolies. Well, how bad is the situation, just in one line, in Uttar Pradesh? Since you are from UP, you have been watching it. We're talking about education. Is there a decline in standards in the last, let's say, take the years from under Mr. Yogi as Chief Minister? Certainly, I will not say decline, but yes, the state is not performing its duty, particularly with reference to the weaker section. I headed the university for some time, and luckily a judge of the Supreme Court was our visitor. He called upon all the officials from the state, and together what they decided that we are not going to fund the university. So when the funds they are not there, how the things will run? That's the big challenge in fact, and maybe I appeal to the audience, at least if they are hearing me, they can put the voice. Okay, absolutely. Let's get the audience questions. We don't have much time. Yeah, right, Datamjit Singh. I'm excellent. बहुत बहुत धन्यवाद झा साहब। मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते प्रोफेसर अरुण कुमार से सवाल पूछना चाहता हूं। आपने इनकम इनक्वालिटी की बात की, कॉलोनियल हैंगओवर हमारी अर्थव्यवस्था पर पिछले 74 साल से अभी तक चल रहा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ब्राजील में अभी रियो डी जेनेरो में हमारा G20 समिट शुरू होने वाला है, 18 और 19 को है, और ब्राजील ने प्रपोज किया है 2% वेल्थ टैक्स टू द टॉप रिचेस्ट पीपल वी शुड अडॉप्ट। अब यहाँ हिंदुस्तान की दिक्कत ये है कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स आप खुद ही कहते हैं 70 से 80% इनडायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स कम होता जा रहा है। तो जो मध्यम वर्ग की और जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं वो टैक्स की मार्च सहन कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी सबसे ज़्यादा वही देते हैं, और वेल्थ टैक्स लगाने के लिए ये सरकार जो है वो कोई काम या कोई करने की तैयार नहीं है। अभी इससे पहले जो प्रोग्राम था उसमें कहा कि 10,000 रुपये वोट खरीदने की बात जो है वो देश के A1 A2 करते हैं। तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वेल्थ टैक्स की जो बात है और इनडायरेक्ट टैक्स की। मेरा दूसरा सवाल है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे इसमें जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, अगर आप देखें चाइना से अगर अप्रैल टू अक्टूबर इस साल की बात करें तो $57 बिलियन का हमने अभी तक इंपोर्ट कर लिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 7 बिलियन ज़्यादा है, और एक स्टडी के मुताबिक अगले 5 साल में ये 3 गुना हो जाएगा। तो जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंता नागेश्वर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो ये कहते हैं कि हमें सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाना चाहिए। आपने कहा जैसे कि अभी साइबर पुलिस, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें कुली बनाने की बात की जा रही है कि चाइना को हम सप्लाई चेन बन जाए या तो उसके, या उनसे FDI लेके ग्रीन एनर्जी जिस तरह से सोलर पैनल, फोटो पैनल्स आते हैं, और अमेरिका को और यूरोप को हम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि चाइना पे तो टैरिफ लगा दिया है यूरोप ने भी, चाहे EVs की बात करें, बैटरीज की बात करें। तो मेरे सवाल जी मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं। इनकम इनक्वालिटी को वेल्थ टैक्स से कैसे रिलेट करके उसकी पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन, और दूसरा ये जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम है और हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है चाइना से, इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे एज फार एज द मिनिस्ट्री। Arun ji, before you answer, 2 ladies from that end have raised their, बस एक भी लेडी पार्टिसिपेशन नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो वहां पे बैठी हुई है, पीली साड़ी पहनी हुई है, राइट देयर। सॉरी, I didn't know who she is. Yes ma'am. हाँ बस नहीं, just a question ma'am please, since we are running out of time. And good afternoon, my name is Pranita and I'll just put a question only.
You all spoke about statistics. Well, statistics is said to be the worst kind of lie. We all know about it. And let's not begin with CM and PM. The lie gets this statistical figures, they get a makeover right at the school level. I'm talking about the NCERT textbook of economics, where the HDI, the figures that have been given, over there Pakistan is shown to be much better than India and China. So how do, and any of the panelists can answer this question, so how do we change this perspective when students are fed lie right from that age? Thank so you. What Thank you. repercussions will it have? Thanks, ma'am. And Professor Arun Kumar, you have to answer these three fundamental questions in the next 1 नहीं, minute. उन्होंने Thanks. बोला कि आत्मजीत सिंह जी का अभी सवाल मत उत्तर दीजिए क्योंकि वो लंबा है, तो मैं यही कहूँगा कि इनइक्वालिटी तो बेतहाशा बढ़ी है और वो काले धन की अर्थव्यवस्था से और ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हम अपने डेटा में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमारा डेटा ही गलत है, तो इसलिए इनइक्वालिटी के जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है। और बाकी जो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात कही, तो हमारा 11.5% इनडायरेक्ट टैक्स से आता है जीडीपी का और 6.25% आता है डायरेक्ट टैक्सेस से, और उसमें वेल्थ टैक्स और जो एस्टेट ड्यूटी है वो तो हमने ख़त्म कर दिया है, वो आता नहीं है, और इसीलिए काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पर मैं आपसे डिटेल में बाद में बात करूँगा। और जो मैडम ने वहाँ सवाल पूछा, तो जो वर्ल्ड बैंक और बाकी स्टडीज़ आती हैं जो HDI वगैरह की, वो आती हैं सरकारी डेटा के आधार पर। तो वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह कोई इंडिपेंडेंट डेटा कलेक्टिंग एजेंसीज नहीं है। जो खामियां हमारे सरकार के डेटा में है वही उनके वर्ल्ड बैंक और IMF के डेटा में है। तो पाकिस्तान और वो बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, हम उतना बढ़ा चढ़ा के दिखा नहीं रहे हैं, इसलिए हम उनसे पीछे हैं। छोटा सा Thank you to our panelists. Please give a sort of big hand to our panelists, and thank you very much to the audience. And sorry we couldn't include more questions. Thank you very much.